हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 8 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 7 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखें, पहला प्रश्न है आपके सामने जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसा है? बहुचयनात्मक यानी कि अभ्यसद्य वाला प्रश्न है। दिया गया है कि वनोन्मूलन जब वनों का नाश होता है, वनों का उन्मूलन होता है, तो उससे वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह है, वनों के नष्ट होने से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे प्रकृति से वन नष्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और उसी की वजह से जो आप विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है और उसकी वजह से वायुमंडल का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? पृथ्वी का वो हिस्सा, वो भाग जहां पर समस्त सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सब पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। प्रश्न संख्या 3, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है? भारत के अंदर पाई जाने वाली एक विशाल गिलहरी का नाम क्या है? तो उसका नाम है विसन। क्या नाम है? विसन। अगला है प्रश्न संख्या 4, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? आरक्षित वन का मतलब है जहां पर किसी भी प्रकार की पशुओं की चराई या वन के उत्पादों को लाने की छूट नहीं होती है, बिल्कुल रिजर्व है, वहां पर किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? ये भारत का सबसे पहला आरक्षित वन है। ठीक है, जहां पर किसी भी प्रकार की क्रियाविधि की क्या है? मनाही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक टन, टन मतलब 1000 केजी कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग जितने वृक्षों को काटते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो लगभग 17 वृक्षों को काटने पर, लगभग 17 वृक्षों को काटने पर 1000 टन, सॉरी 1 टन क्या होती है? कागज की प्राप्ति होती है। ठीक है, 1 टन कागज को बनाने के लिए लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न, खाली जगह का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में या प्रजातियां। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, जो विभिन्न किस्में हैं, उसे कहते हैं दोस्तों जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता। किसी एक क्षेत्र विशेष में सजीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसी को कहते हैं जैव विविधता। दूसरा प्रश्न है, संकटापन स्पीसीज, प्रजातियां वे हैं जो खाली जगह होने के कगार पर है, यानी संकटापन प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। किसके कगार पर? विलुप्त होने के कगार पर। धीरे धीरे उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी हो रही है और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो ऐसी प्रजातियों को कहते हैं संकटापन स्पीसीज। प्रश्न संख्या 3, खाली जगह संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी पुस्तक में? रेड डेटा पुस्तक के अंदर जितनी भी संकटापन प्रजातियां हैं उनके बारे में रिकॉर्ड रहता है, जानकारी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खाली जगह चित्र बनाए गए हैं। कौन से चित्र बनाए गए हैं? जैव मंडल आरक्षित चित्र बनाए गए हैं। किसके उद्देश्य से? जो जीव विविधता है उसको संरक्षण यानी उसको बचाने के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है ताकि जैव विविधता को नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य वाले प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में सही पर T और गलत पर F अंकित कीजिए। पहला प्रश्न, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वन नष्ट हो रहे हैं तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ प्रदूषण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यह बात बिल्कुल भी सत्य है, एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे
उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो देखो, प्राणी जात का मतलब पेड़ पौधों से नहीं है, प्राणी जात का मतलब है जीव जंतुओं से, मानव से। तो यह कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। रेड डेटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिखा होता है। बिल्कुल गलत। किनका नाम लिखा होता है? जो प्रजातियां अभी संकटापन है, संकट की स्थिति में है, उन प्रजातियों का विवरण रेड डेटा पुस्तक के अंतर्गत मिलता है। अगला, किसी विशेष क्षेत्र स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, विशेष क्षेत्र की जो प्रजातियां होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। यह कथन भी सत्य है। अगला, कागज के पुनः चक्रण से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम एक बार कागज को यूज करने के बाद दोबारा उसका रिसाइकल करके दोबारा उपयोग करेंगे तो वनों के उन्मूलन की जो प्रक्रिया है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि 1000 किलोग्राम, कितना? 1000 किलोग्राम कागज बनाने के लिए कितने वृक्षों को काटना पड़ता है? 17। तो यदि इस कागज को हम दोबारा रिसाइकल करके बार बार उपयोग में लेंगे तो पेड़ों के कटने की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वनों उन्मूलन काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगला, घरेलू चूहा एक संकटापन प्रजाति है। ये बिल्कुल असत्य है। घरेलू चूहों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में आज भी उपस्थित है। ये संकट की जाति में नहीं शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ करना है। ठीक है, पहला है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब किससे है? वनों के समाप्त होने से है। फिर सूखा, सूखा कब होता है? जब वर्षा के अंदर कमी होती है। फिर पुनः वन रोपण, मतलब क्या है? वनों का फिर से रोपना। और मरुस्थलीकरण मतलब उर्वर भूमि का, जो उपजाऊ भूमि थी उसका मरुस्थल के अंदर बदलना। तो ये आपस में आपको मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये भी मिलान वाला है। इसमें बताना है कि कौन कौन से प्रवासी पक्षी है, कौन कौन संकटापन है, कौन विलुप्त है और कौन विशेष क्षेत्रीय है। तो बात करते हैं प्रवासी की। तो साइबेरियन सारस, ये प्रतिवर्ष राजस्थान के अंदर आते हैं, ये है प्रवासी। संकटापन कौन है? बाघ। विलुप्त कौन है? डायनासोर। और विशेष क्षेत्रीय कौन है? बिसन, जो कि एक विशेष प्रकार की बड़ी भारतीय गिलहरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीकरण से क्या मतलब है? यह है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी जिनके जवाब आपको 1 से 2 लाइन के अंदर देने होते हैं। तो पहला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण से क्या मतलब है? तो मृदा की ऊपरी परत हटने से उसकी जो धूमस और जो उर्वरा शक्ति है उसकी ह्यूमस, धूमस नहीं ह्यूमस, ठीक है, मृदा की ऊपरी जो परत होती है वो हटने से उसकी ह्यूमस और जो उर्वरता क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। इससे जो उर्वरक भूमि है यानी जो उपजाऊ भूमि है वो मरुस्थल के अंदर बदल जाती है। इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण। यानी मृदा की जो ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत, उसके हटने से मृदा में उपस्थित ह्यूमस और जो उसकी उर्वरता क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो उर्वर भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वो मरुस्थल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों मरुस्थलीकरण। दूसरा प्रश्न, अभ्यारण्य से क्या आशय है? यानी अभ्यारण्य किसे कहते हैं? तो वो क्षेत्र जहां जंतु और उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। वो क्षेत्र जहां पर जंतु और उनके आवास को सुरक्षित रखा जाता है उसे कहते हैं अभ्यारण्य। अगला, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? नेशनल पार्क क्या होता है? तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वन्य जीव जंतुओं के लिए वे आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व एरिया, जहां पर वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अगला, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर वन्य जीव, पेड़ पौधे, जंतु और उस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनको अपने पारंपरिक ढंग से जैसे वो पुराने हजारों वर्षों से जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से उनके लिए जो विशाल रिजर्व एरिया डिसाइड किया जाता है उसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पाए जाने वाले एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 वन्य जंतु अभ्यारण्यों के नाम लिखिए। तो पंचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य कौन से हैं?
वन्य जंतु अभ्यारण्य, एक है बोरी अभ्यारण्य और एक है पंचमढ़ी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? एक बोरी अभ्यारण्य और एक पंचमढ़ी अभ्यारण्य। और आपका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न संख्या 6, स्पीसीज से क्या आशय है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? तो स्पीसीज जंतु सजीवों की समष्टि का वो समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं और इनमें समान सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। स्पीसीज को हम कह सकते हैं प्रजाति। तो प्रजाति का मतलब क्या है? प्रजाति का मतलब है कि एक ही प्रकार के सजीवों का समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम हो और उनके अंदर जो लक्षण है वो सामान्य लक्षण भी एक जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 7, संकटापन जंतु किन्हें कहते हैं? कौन से जंतु? संकटापन जंतु किसे कहते हैं? तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती हुई जा रही है। वे जंतु जिनकी संख्या एक जो डिसाइडेड लेवल है उससे भी कम होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में के अंदर क्या हो सकते हैं? वो विलुप्त हो सकते हैं। उन्हें कहते हैं संकटापन्न जंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। 4 संकटापन्न जंतुओं के नाम: सफेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर ये क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं? तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं। ऐसे पक्षी जो किसी विशेष समय के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर बहुत लंबी दूरी या यात्रा करके वहां पर क्या करते हैं? पहुंचते हैं। उन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी। जैसे आपने पढ़ा होगा साइबेरियन सारस। ठीक है, ये सर्दियों के मौसम में कहां पर आती है? सर्दियों के मौसम में ये विदेशों से भारत के अंदर पहुंचती है, राजस्थान के अंदर। तो ये क्या है? प्रवासी पक्षी है। ये यहां पर कुछ समय के लिए ठहरते हैं और वापस यहां से अपने मूल के अंदर लौट जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972, इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और उनका संरक्षण, यानी प्राकृतिक वनों को बचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुनः वन रोपण से क्या आशय है? पुनः वन रोपण से क्या मतलब है? तो पुनः वन रोपण के अंदर काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का क्या किया जाता है? रोपण किया जाता है। यानी जिन वृक्षों को काटा गया था उन वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए अब फिर से नए वृक्षों को रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन के अंदर पाए जाते हैं और जिन नए वृक्षों को रोपा जाता है ये उसी प्रजाति के होते हैं जो उस जंगल या वन के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 2, कागज का पुनः चक्रण करके वनोन्मूलन को रोका जा सकता है, सिद्ध कीजिए। कागज को रिसाइकल करके पुनः उपयोग या पुनः चक्रण करके जो वनों के नष्ट होने की जो दर है, जो वनोन्मूलन की प्रक्रिया है, उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। देखो, हमें पता है कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है और कागज का पुनः चक्रण करके वनोन्मूलन को हम कम कर सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण करके 5 से 7 बार तक कागज को काम में लिया जा सकता है। यदि कागज को अधिकतम बार पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल किया जाए तो 1 वर्ष के अंदर अनेक वर्षों को हम क्या कर सकते हैं? अनेक वृक्षों को बचा सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर लिखा हुआ है कि 1000 kg यानी 1 टन कागज बनाने के लिए लगभग 17 जो पूर्ण विकसित पेड़ है उनको काटा जाता है। तो जो कागज हमने एक बार बना दिया, एक कागज हमने बना दिया बिल्कुल व्हाइट पेज। कैसा बना दिया? व्हाइट पेज। अब इसको जलाने या इधर उधर फेंकने की बजाय इसको हम 5 से 6 बार या 5 से 7 बार क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं और रिसाइकल करके अलग अलग काम के लिए यूज में ले सकते हैं। तो ऐसा करके हम कितने ही वृक्षों को बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैव मंडल से मतलब क्या है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैव मंडल होता क्या है। पृथ्वी का वो भाग जिसमें सभी सजीव पाए जाते हैं अथवा जो वहां पर जीवन यापन योग्य है, यानी वे सारे सजीव, यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर सारे सजीव पाए जाते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। अब बात करें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जहां जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, बचाकर रखा जाता है। जैव विविधता का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उसे कहते हैं जैव विविधता।
आरक्षित क्षेत्र में हम उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। किसी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है, जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी और पंचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभ्यारण्य भी आते हैं। अतः आरक्षित क्षेत्र से क्षेत्र पारितंत्र को भी क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मेन मकसद है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाकर रखना। अगला, वनस्पति जात और प्राणी जात से क्या मतलब है, समझाओ। पहले बात करते हैं वनस्पति जात। तो वनस्पति जात का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या है, वनस्पति जात है। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फन, अर्जुन आदि वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। वही बात करें प्राणी जात की, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे छिंकारा, नीलगाय, मार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया आदि सब पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के क्या है, प्राणी जात है। तो वनस्पति जात का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और प्राणी जात का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले आपके जीव जंतु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेष क्षेत्र प्रजाति से क्या आशय है, समझाओ। विशेष क्षेत्र प्रजाति से क्या मतलब होता है, तो पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज, वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे कहते हैं विशेष क्षेत्र स्पीसीज। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्र वनस्पति प्रजाति है। इसके अलावा विशालकाय गिलहरी यहाँ की विशेष क्षेत्र क्या है, जंतु प्रजाति है। मतलब ऐसे जीव जंतु पादप पौधे जो केवल एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही पाए जाते हैं, बाकी जगह वो देखने को नहीं मिलते हैं, उन्हें कहते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य से क्या मतलब है, समझाओ। वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी सुरक्षित रहते हैं, जहां जंतुओं को अथवा प्राणियों को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः क्या होता है, निषिद्ध होता है। यहां संकटापन्न जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। जैसे पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य में काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा आदि संकटापन्न वन्य प्राणियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। यहाँ प्राकृतिक स्थल, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि और बुशलैंड होते हैं, जहां जंतु प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जहां पर जीवों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्हें बचाने का काम भी किया जाता है। अगला, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप क्या जानते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व एरिया है। यहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण पूर्ण रूपेण होता है, यानी पर्यावरण के जितने भी घटक हैं उन सभी का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाता है। यहाँ वनस्पति जात, प्राणी जात, दर्शनीय भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक प्रमाण भी है, जिनसे हमें आदि मानव के जीवन यापन का भी पता लगता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कृतियां भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के 55 चट्टान आवास की पहचान आज तक की जा चुकी है, जहां पर पहले आदि मानव रहा करते थे। अगला है बाघ परियोजना क्या है, समझाइए। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, समझाइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु, यानी बाघों को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और उनका क्या करना है, संवर्धन करना है। बाघ उन स्पीसीज यानी उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे वनों से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और इसी वजह से इस परियोजना के तहत बाघों को बचाने का काम किया जाता है। सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में इनकी वृद्धि भी हुई है, यानी बाघों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। प्रश्न संख्या 9, पारितंत्र के निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं। क्या छोटे प्राणी भी पारितंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो पारितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव,
सब जैविक घटक के रूप में तथा अजैविक घटक के रूप में जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा आदि सहयोग देते हैं। यानी पारितंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के घटकों से होता है। ठीक है, पारितंत्र को छोटे छोटे प्राणी भी प्रभावित करते हैं। जैसे यदि हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ आदि को समाप्त कर दे तो ये हमारे आहार जाल और आहार श्रृंखला को प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि इन जीवों पर आश्रित यानी निर्भर रहने वाले सजीव भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, और ये जीव जिन पर आश्रित है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो सीधे रूप से पारितंत्र को क्या करेंगे? असंतुलित कर देंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारितंत्र के अंदर छोटे से छोटा प्राणी भी पारितंत्र को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन्य जीवन का संरक्षण यानी वन्य जीवों का बचाकर रखना क्यों आवश्यक है? वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन्य जीव का संरक्षण करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है वन्य जीवन का संरक्षण प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। पहला कारण क्या है कि वन्य जीव है वो जो वन्य जीवन है उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे आ गए, वो सब प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण की बात करें, यदि हम वन में रहने वाले शेरों और बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सुरक्षित करते हैं तो वे हिरणों जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या पर क्या रखेंगे? नियंत्रण रखेंगे, जो वन के हरे भरे बाघों को खाते हैं। इससे वन के पौधे अधिक होने से बच जाएंगे और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। मतलब यदि हम बाघों को, शेर और बाघों के संरक्षण की बात करें तो इससे होगा क्या कि जो हिरण है उनकी संख्या भी कंट्रोल में रहेगी, और हिरण की संख्या अगर कंट्रोल में रहेगी तो हिरण क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, तो हरे पेड़ पौधों की संख्या भी क्या होगी? निश्चित अनुपात में बनी रहेगी, और इस प्रकार एक संतुलन, बैलेंस बना रहेगा। दूसरा, वन्य जीवन का संरक्षण करना प्रकृति में जीन भंडार को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। अर्थात वन्य जीवन का संरक्षण इस पृथ्वी से जानवरों और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों की पूर्णता समाप्ति को रोकने के लिए जरूरी है। यानी कि वन्य जीवन का जो संरक्षण है उससे पृथ्वी से जानवर और पक्षियों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, उनको बचाए रखने में भी क्या होगी? मदद मिलेगी। ठीक है, और उन्हें भी सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला, वन्य जीवन हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है। ठीक है, हजारों देशी विदेशी पर्यटक उन्हें देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। वहां से हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कुछ जंतु तो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल का एक सींग वाला गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, और इसकी वजह से विदेशी लोग, साथ ही साथ देशी लोग भी इन्हें देखने के लिए आते हैं, जिससे हमें क्या होती है? आर्थिक मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 7 के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन प्रश्नों से बाहर आपको अपनी परीक्षा में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा पूर्ण रूप से वादा है, क्योंकि चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे उन सभी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।